हेलो, आप लोग कैसे हैं बेटा? मैं राजेश शर्मा ज्ञान कोचिंग के सेंटर से के ई प्लेटफॉर्म से आपको BHU के जो अभी 2013 के क्वेश्चन हैं उनका सलूशन बताने जा रहा हूँ। बहुत ही एनर्जी के साथ आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करेंगे, तो देखिएगा कैसे क्या BHU में क्वेश्चन आते हैं, उसका सलूशन किस टाइप करेंगे देखिएगा। तो जैसे द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज शोन बाय, मतलब ये स्ट्रेंथ है। आप जानते हो कि सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये एथेनोइक एसिड है, ये क्लोरोएथेनोइक एसिड है, ये डाई क्लोरोएथेनोइक एसिड है, ये ट्राई क्लोरोएथेनोइक एसिड है। लोवेस्ट मान लो हाईएस्ट आ जाए, तो हाईएस्ट अगर आएगा तो वो डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और लोवेस्ट डिपेंडेंट होता है प्लस आई इफेक्ट पे। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंडेंट होती है प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो एसिड क्या होगा बेटा? वीक होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। वो कह रहा है कि ये द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज शोन बाय लोवेस्ट। इसमें देखिए सब में हेलोजन है, एवरीबॉडी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन इज हायर, मतलब ये हेलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो माइनस आई इफेक्ट इसमें लगेगा। ठीक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे वीक एसिड ये है, तो करेक्ट आंसर ये होगा, वो ए होगा। ए क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है। देखिए क्या होता है, एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है एसिड की, वो किस पर डिपेंडेंट होती है? या तो प्लस आई इफेक्ट पे, प्लस आई इफेक्ट, या किस बेटा? माइनस आई इफेक्ट। अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो माइनस आई इफेक्ट, वीक होगा तो प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट इसमें क्या है? ये CH3 है, प्लस आई इफेक्ट, ये मेथाइल प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है लो मतलब वीक, ये एसिड वीक है और ये हमारे सब ये स्ट्रांग है। सबसे अगर स्ट्रांग मान लो ये ना आवे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांग एसिड, तब ये, क्योंकि ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है द इनकरेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा इनकरेक्ट। अब जानते हो कॉपर का तो बहुत सिंपल है, साथ में क्रोमियम दिया हुआ है। कॉपर है 29, कॉपर 29 होता है, कॉपर है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो कॉपर अगर 29 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10(4s1). ओके, सभी जानते हो। अभी मान लीजिए आप BHU के एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए। और क्रोमियम का होता है, ये दोनों ध्यान है, एक हाफ स्टेबिलिटी का है, एक कंप्लीटली स्टेबिलिटी का स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर ये प्लस कह रहा, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉपर प्लस हो गया, प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो 3d10 होना चाहिए। ये तो देखिए कॉपर का हमने लिखा करेक्ट है, क्रोमियम का ये करेक्ट है, कॉपर प्लस का ये करेक्ट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यही तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो इसका आंसर बेटा ए हो गया। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच इज इनकरेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी गलत है? ठीक है, अब गलत है, अब जानते हो क्या, सामने दिख रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। जैसे मान लीजिए हम कहें ये ना हो, कहें पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल मतलब ये लिखा है FeCO का होल 5। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो सारे कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां 2 क्यों बता रहा भैया? गलत है ना, ये कार्बोनिल है, इसमें 0 बता रहा है, ये सही है। अब ये CN की -1 होती है, 6 में से 3 गया तो 3 तो सही है भी। क्या हमने 4 तो जानते हो क्या है? मैग्नीज की 4 2 जा 8 में से 1 गया 7, तो +7 ये सही है। इसका मतलब ये 2 नहीं होगी, इसकी 0 होगी, तो करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन का है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप तो इतना पढ़े, अगर तैयारी की है तो फिर अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो अभी पढ़ लें क्योंकि अब टाइम कम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कह रहा कौन सा करेक्ट है, सेल्यूलोज इज डाइसैकेराइड, ठीक है, जबकि सेल्यूलोज हमारा क्या होना चाहिए, पॉलीसैकेराइड है। फ्रक्टोज इज डाइसैकेराइड, फ्रक्टोज हमारा होना चाहिए मोनोसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ आर पॉलीसैकेराइड, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीसैकेराइड, ये बिल्कुल देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्टार्च एंड सेल्यूलोज और पॉलीसैकेराइड, ये करेक्ट, मतलब ये देखो एक इन्होंने ये अलग कहा तो डाइसैकेराइड रॉन्ग है, ये डाइसैकेराइड रॉन्ग है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ आर पॉलीसैकेराइड ये करेक्ट है, सुक्रोज इज पॉलीसैकेराइड ये इनकरेक्ट है क्योंकि सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड होता है। ओके, देखिए हम नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कह रहा कौन सा करेक्ट है, इंटरनल प्रेशर डेबरी अपॉन डेबर्टी इज इक्वल टू 0, ऑफ यहां होना चाहिए रियल गैसेस, डेल्टा जी इज पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम, अरे यार ये तो आप जानते हो डेल्टा इज 0 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है, 0 होती है, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आप जानते हो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है a प्लस बी, देखिए मान लीजिए हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, a प्लस बी रिवर्सिबल c प्लस डी, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, ध्यान रहे हमने आपको बताया था कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी करेक्ट होता है, एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, एक्टिविटी इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट मोलरिटी, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट आपके सिलेबस में हायर क्लासेस में होता है, आइडियल कंडीशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होती है तो एक्टिविटी इक्वल टू मोलरिटी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A और B, अगर की C1 आए इसका मतलब AB की कंसंट CD के इक्वल होगी, KC1 आए तो आप जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर ये 0 है तो 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, और इधर लॉग है, अगर इधर लॉग बेस क्या होता है, ln का मतलब होता है बेस ही, KC इक्वल टू 1, तो K हमारा कितना होगा E, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो एक मिनट, लॉग ये 0 हमने लिखा है तो यहाँ 0 होना चाहिए, तो ये 0 मतलब E की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो Kc अगर 1 आता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आता है तो इक्विलिब्रियम वो कब तब होगा जब डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, एसिडिक है, नॉन मेटल के बेटा जितने ऑक्साइड हैं वो सब एसिडिक हैं, ये कह रहा है गलत है, फिनॉल न्यूट्रल, फिनॉल वीक एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है फिनॉल, कार्बोलिक एसिड है, फिनॉल इज बेसिक नहीं होता है, इसका मतलब ये बेसिक गलत है, ये नॉन मेटल है, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मान लीजिए जैसे सपोज है जनाबे अली के ऑक्साइड को छोड़िए, कॉमन क्वेश्चन है ध्यान रहे, जनाबे अली के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, वो मेटल है, जनाबे अली, देखिए ये हम आपको नई चीज बता रहे हैं, जनाबे अली के ऑक्साइड से पूछो, ये देखिए, और साथ में क्रोमियम, जिंक मेटल है, बेरिलियम खैर एस ब्लॉक का है, S2 ब्लॉक का है, ये नॉन मेटल, एल्युमिनियम मेटल है, टिन मेटल है, लेड मेटल है, इनके ऑक्साइड ZnO, ये BeO, ठीक है, Al2O3, SnO2, PbO2, ये सारे बेटा एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक का मतलब एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक मींस एल्कलाइन भी कहेंगे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक है। P2O5 पुराने क्वेश्चन बनाते हैं, जबकि फास्फोरस पॉलीटॉमिक होता है, P4O10 इसका
डाइमर ले लें P4O10, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें, ध्यान है इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा H3PO4। अब यहाँ 4 फास्फोरस से 4 कर दो, 4 3 12, 6 कर दो, सब पूरा कंप्लीट बैलेंस हो गया। तो नॉन मेटल के जो भी बेटा ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, आप पढ़ें एनसीईआरटी में, देखो बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, कह रहा Na2O इज बेसिक, Cl2O7 इज एसिडिक। वाह, देखो Na2 क्या मेटल है और Na मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड, ये हमने देखो यहां पे आपको लिख रहे हैं, देखिए Na2O ये मेटल ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा 2NaOH। ये क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक हो गया। अगर हम ये कहें Cl2O7 है, इसकी वाटर से रिएक्शन तो परक्लोरिक एसिड बनता है, HClO4 बनता है। ठीक है, 2 मोल्स ले लें, सब कुछ बराबर हो गया, तो ये एसिड हुआ। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक। लेकिन अगर जनाबे अली के ऑक्साइड आते तो एम्फोटेरिक। उनका काम क्या होता है, वो कई बार आईटी में आया हुआ है, देखो जनाबे अली के जो ऑक्साइड हैं, जिंक ऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक, वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ZnO जो होता है जिंक ऑक्साइड, चाहे बेरिलियम हो, ठीक है, BeO हो या Al2O3 हो या SnO SnO2, PbO और PbO2, साथ में इस क्रोमियम ऑक्साइड, वो भी याद कर लेना। ठीक, तो एक तो ये हुआ। देखिए अब नेक्स्ट है, ये देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं तो मिसप्रिंट हो जाता है, बड़े बड़े उसमें हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन एरर है। कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। आप जानते हो हाइजेनबर्ग, देखो ये हर चीजें कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, ये कह रहा है एक्सेल AXIL होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ S विथ PX ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, तो गलत है, ये तो गलत ही है। और पूछ रहा सही है, पाई ऑर्बिटल कब बनता है, जब PP ऑर्बिटल लैटरल या PD, और बता रहे हैं PD ऑर्बिटल लैटरल या साइडवाइज या परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड। तो पहला तो गलत हुआ, यहां बेटा एक्सेल होना चाहिए। ठीक, हाइजेनबर्ग डेल्टा P इंटू ग्रेटर देन H/4 पाई। हाइजेनबर्ग तो बोर्स मॉडल का अकॉर्डिंग फेल है। ये जहां भी देखो ये सारा क्वांटम मैकेनिज्म है, क्वांटम मैकेनिज्म कोई अच्छी तरह बताता नहीं है, पूरा ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। RNA डबल अल्फा, ये गलत है। RNA में क्या होता है, सिंगल RNA जो होता है उसमें DNA में डबल अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है, RNA में नहीं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इस नहीं, इसका 0 आएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये जो He2 है, He2 का मतलब हीलियम के 2 एटम मिल के एक हीलियम है, एक हीलियम देखिए DO, बॉन्ड ऑर्डर निकालते MO2 के अकॉर्डिंग। तो हीलियम ये एटम है, ये एटम है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा 1s2, इसमें भी 1s2। 1s का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बना था बॉन्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, ये सिग्मा स्टार हो गया, ठीक है, 1s और ये सिग्मा 1s हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर BO इक्वल टू क्या था 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 में से 2 क्या 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ आप लिखा तो गलत हो गया ना, तो इसका आंसर अब ये कह रहा सही कौन सा है, यही वाला जो है वो B होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हाइजेनबर्ग ये है। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, अरे ये कॉमन क्वेश्चन बेटा, क्वांटम नंबर को तो सभी लोग आराम से पढ़ें, बिना इसके फिर समझ लो केमिस्ट्री बेकार है। एक डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन है, एनीवन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन तो कौन सा होगा, डी में मान लीजिए सपोज है, क्योंकि 3D से ही शुरुआत होती है, ध्यान रहे शुरुआत कहाँ से होती है 3D से, 2D नॉट पॉसिबल। मालूम है कि नहीं सबको मालूम है कि सो रहे हो भैया, 2D नॉट पॉसिबल। क्यों, वाई, बिकॉज n और l की वैल्यू सेम आ जाएगी। n और l कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, n की वैल्यू एक l से ज्यादा होना चाहिए, तो 2D नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन बहुत आता है। खैर
कह रहे 3D से शुरुआत होगी, तो 3D मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं 3D हो, 4D 5D है ना, ठीक है, इस टाइप के भी होते हैं। तो n तो हमारा मान लीजिए डी में पूछा क्या है, L, आप जानते हो, ये अच्छी तरह ध्यान कर लो, SPDF, टाइम कम है, खूब एनर्जी के साथ, बिल्कुल यंग हो, ठीक है, ये गलत है, यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3, खूब एनर्जी के साथ पढ़ो। ये डी में L की वैल्यू, डी में L की वैल्यू 2 होती है। ये अब पूछे क्यों 2 होती है, अब ज्यादा बताएं क्या, 0 क्यों होती है, क्योंकि नो डायरेक्शनल, P क्या होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन होता है D, इसलिए 2, ये 3 डायमेंशन इसलिए 3। खैर ये कह रहा है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर होती क्या, L होती है, D में L की वैल्यू 2, ये लिखा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, यहाँ 3 तो गलत हो गया, ये 1 है, 1 तो P में होता है, ये भी गलत है, यही सही है, क्योंकि L इक्वल टू 2, L अगर 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 हो सकती है, ठीक है। अब चूंकि ये भी कह रहा है, ठीक, और M की वैल्यू -2, -1 0 +1 +2, S की वैल्यू ±½ तो अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, L इक्वल टू, ये देखिए L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 2 लिख दिया, M की वैल्यू -2 -1, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकते हैं, सही है, ठीक है, ये वैल्यू मिल रही है -2 -1 0 +1 +2, यही सही है, L इक्वल टू 2, M की वैल्यू ये होगी, ये हो नहीं सकता क्योंकि L इक्वल टू 1 तो P आएगा, L इक्वल टू 2 और 3 तो गलत हो गया ना, ये अब तो हो गया नहीं ना, 3D के लिए कह रहा, ठीक। नेक्स्ट, क्यों भाई सभी लोग जानते हो फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर का पढ़ रहे हो, फर्टिलाइजर नहीं मालूम है, कौन सा फर्टिलाइजर, ये तो गैमेक्सीन है, गैमेक्सीन DAP, यूरिया DAP, अगर किसी से थोड़ा सा भी, जिसको कम थोड़ा सा भी अगर आता है तो बता देगा, DAP हमारे पिताजी 1 बीघा खेती में डालते थे, तो DAP और यूरिया हो गया, ठीक। नेक्स्ट, CNP एलोट्रोप कौन सा मेल खाता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इधर फास्फोरस मोनोक्लिनिक, बी कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट, और रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस, ये सही है बी वाला। कार्बन के एलोट्रोपी अब और थोड़ा सा समझ लीजिए, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन and bad conductor of electricity. sp3 hybridization, there is no free electron. Graphite is good conductor of electricity, sp2 hybridization, 1 free electron presence. Phosphorus, so many allotropy, red phosphorus, white phosphorus, ठीक है, स्कारलेट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के एलोट्रोपी है। सल्फर होता तो मोनोक्लिनिक, सल्फर मोनोक्लिनिक होता, ठीक है, सल्फर हमारा मोनोक्लिनिक एरोम्बिक, 2 होते हैं उसके एलोट्रोपी फॉर्म, तो ये बेटा डायमंड एंड ग्रेफाइट, रेड एंड व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के एलोट्रोपी एनसीईआरटी में देख लेना, 11th के एनसीईआरटी में डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड जानते हो, डायमंड के बारे में बहुत हिस्ट्री पढ़ना कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डायमंड। और ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट good conductor of electricity, sp2 hybridization due to 1 free electron presence, okay। कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंट, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट, फेज रूल, ये तो पहले बेटा BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पूछा जाता था, फेज रूल। ये तो अब चूंकि ये तो यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा, फेज रूल ये इक्वेशन होती है, P का मतलब फेज, C का मतलब कंपोनेंट, ठीक है, ये होता है, यहाँ F होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ पे एक्चुअली में F होना चाहिए। देखिए नहीं तो ये तो 11th में भी नहीं है, ना 12th में है, ना एनसीईआरटी में, ना किसी में, ये BSc के क्लास में फेज रूल, ठीक है। फेज रूल में यहाँ बेटा F होता है, C कंपोनेंट, फेज और 2 ये। वाटर सिस्टम हैज 1 कंपोनेंट सिस्टम बट 3 फेज, कौन से, वाटर, एक तो वाटर सॉलिड मीन्स आइस, बर्फ हो गई ठोस, वाटर लिक्विड, लिक्विड का मतलब वाटर तो लिक्विड फॉर्म में, और वाटर क्या होता है, वेपर, तो वाटर पानी। अगर कोई कह दे आपसे कि भाप का फार्मूला क्या है, भाप नहीं भाप, तो क्या कहोगे H2O, ठीक।
अगर कहें बर्फ का फार्मूला क्या है तब भी H2O, और पानी का फार्मूला क्या है तब भी H2O। तो तीनों फार्मूलों को, तीनों फेज को एक फार्मूले से प्रदर्शित करते हैं H2O। इसका मतलब वाटर हैज 3 फेजेस एंड 1 कंपोनेंट। ठीक, ऐसे सल्फर के 4 फेज होते हैं। एक तो सल्फर लिक्विड होता है, एक सल्फर वेपर होता है, एक सल्फर मोनोक्लिनिक होता है, एक रोम्बिक होता है, 2 एलाइट्रोपी, ठीक है, और एक हमारा सॉलिड है, एक हमारा वेपर। तो सल्फर सिस्टम और सभी सल्फर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, एस का मतलब ये भी होता है पॉलीएटॉमिक होता है, एस8। ये भी आपको हम बता दें, सल्फर जो होता है वो एटॉमिसिटी 8 होती है, मतलब इस साइक्लिक रिंग फॉर्म क्राउन टाइप बनाएगा। तो सल्फर सिस्टम हैज, सल्फर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही तो होगा। अब वो चाहे मोनोक्लिनिक हो, चाहे रोम्बिक हो, चाहे सल्फर सॉलिड हो, चाहे सल्फर वेपर हो, ये तीनों क्या हैं, वो कह रहा है एक साथ कब तीनों ने ट्रिपल पॉइंट पे, वो ये ध्यान रहे, इसका आंसर होगा ट्रिपल पॉइंट बी। ठीक है, तो ये बेटा ये थोड़ा सा सल्फर से ये जो फेज रूल है यहाँ होना चाहिए एफ सी कंपोनेंट, डिग्री कितने फेज हैं +2, फिर यहाँ एफ होना चाहिए, तो डिजीज कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये तो आपके मतलब अब आजकल ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये आ गया है। वैसे तो ये ग्रेजुएशन बीएससी 3rd ईयर में था। कह रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों रेट और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की वो रेट इक्वल होनी चाहिए, सी आंसर है। ये अच्छी तरह बेटा पढ़ लेना सभी लोग। ठीक है, अब टाइम कम है तो अब ये जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता, फिर भी जितना हो रहा है हम करा दे रहे हैं। कभी भी इक्विलिब्रियम, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, सॉरी ह्यूमन एरर है, LAW होना चाहिए, वो LWO लिख दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन ऑफ अ गैसियस होना चाहिए, रिएक्शन ऑफ, और मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कभी भी हो, ध्यान रहे इक्विलिब्रियम में। और बता दे थोड़ा सा डिटेल आपको, कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मान हम रिएक्टेंट है, हमारे लड़के प्रोडक्ट है, हमारी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, धीरे धीरे एज हो जाएगी और लास्ट में मतलब कॉजेज ऑफ डेथ, लड़के धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो मतलब, तो हम रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। हर वक्त ऐसे ग्राफ आवे तो समझ लीजिए रिएक्टेंट है। क्यों, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन उसकी क्या है बेटा, R1 है, डिक्लाइन करे, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ये R1 की जगह R2, तो डिक्रीज हो रही है ना, देख रहे हो। अब अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है तो ऐसे चलें, T1 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है, T2 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 है, तो देखो बढ़ रही है, नीचे से ऊपर जाएगा, तो हर वक्त नीचे से ऊपर। आप भी सोच रहे हो कि हम नीचे से ऊपर जाएं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, और ये दोनों जहाँ मिल जाएं, कभी भी ऐसा ग्राफ बन जाए या ऐसा, तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपको काफ़ी डिटेल बता दिया है, बाकी मर्जी आपकी, ज़रा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है, कौन सा करेक्ट है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन कहाँ बराबर होते हैं। आइसोटोप हिंदी में बता दें आपको, हिंदी में लिखा है, एक होता है बेटा, देखो कितना, अगर देखोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। अगर हिंदी वाले बच्चे, उत्तर भारत के नागरिक हैं सभी लोग, समस्थानिक हिंदी लिखने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है, समस्थानिक और इक्वल टू परमाणु क्रमांक, दोनों काका बराबर हैं। काका मतलब काका पढ़ना नहीं है, ये का और ये का बराबर है, मतलब वे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन कॉलोनी कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अब कह रहा है कौन सा सही है, आइसोटोप है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत है। आइसोबार सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, गलत है। आइसोटोन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है। आइसोटोप द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये सही है, डी वाला सही है, डी वाला जो करेक्ट है, समझे।
समस्थानिक लिख दिया। एक और बता दें मजेदार, समभारी, क्योंकि भाई बहुत से लोग बिहार यार में पढ़ रहे होंगे, तो बिहार के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। समभारी, समभारी ऐसे लिखा जाता है, समभारी, और यहाँ लिख दो परमाणु, परमाणु भार, रा आ गया। जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो समभारी, जिसको कहते हैं आइसोबार। जिनका का समान है परमाणु क्रमांक वो समस्थानिक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक, तो इतना ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका तो अभी तक बहुत नहीं मालूम है। हाइड्रोजन तो मतलब इलेक्ट्रॉन डल नेचर होता है, एज वेल एज वेव एंड पार्टिकल। कह रहा न्यूक्लियस के चारों ओर धुआं अथवा बादल की तरह बिखरा होता है, क्लाउड के फॉर्म में होता ही है, डबल नेचर है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, H1H। H1H मतलब ये होता है हाइड्रोजन। वैसे तो इसके 3 आइसोटोप होते हैं। ये आइसोटोप की बात आ रही है क्योंकि का समान है, मतलब परमाणु क्रमांक समान है। छोटे वाले क्रमांक होते हैं, बड़े भारी माने जो ज़्यादा होते हैं भार होता है। ऑर्बिट हुज प्रिंसिपल क्वांटम, चाहे ये लिखो, इसका क्या होगा 1s, इसका क्या होगा 1s1, इसका लिखो तो n तो 1 आ रहा ना। इसके लिए अभी फिलहाल ये सारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन फैसिलिटेट हाई टेम्परेचर, सही है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को कम करते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये वाला एंडोथर्मिक में टेम्परेचर क्या करेंगे? देखो ये आपको बता दें, 2 टाइप्स रिएक्शन होती है, एक बेटा एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। ठीक, हम जरा सा थोड़ा सा एग्जाम्पल करके आपको बता रहे हैं। आप ली चार्टिलियस प्रिंसिपल को अच्छी तरह थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 3 फैक्टर होते हैं, PV = nRT, PV = nRT, P प्रेशर, N/V का मतलब कंसंट्रेशन, RT, T का मतलब टेम्परेचर। तो 3 वेरिएबल फैक्टर हैं, इन तीनों पे बदलने पर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? मान ली हैबर प्रोसेस है, अमोनिया फॉर्मेशन है, ये गैस। अच्छा ध्यान रहे कि सारे फेस मतलब ज़्यादातर गैसेस फेस के लिए है। ये गैस है प्लस 22.4 किलो कैलोरी, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ऐसे लिखा हो या डेल्टा H अगर हमारा -22.4 किलो तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ध्यान रहे, या तो इक्वेशन बटा प्लस लिखा होगा या डेल्टा H माइनस के फॉर्म में हो। यहाँ कह रहे कौन सा सही है? अगर मान लीजिए ये है सल्फर प्लस ऑक्सीजन = सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड है। मान लीजिए डेल्टा H इसका प्लस फॉर्म में, प्लस जो भी दिया हो x किलो कैलोरी है, तो इसको हम डेल्टा H मतलब माइनस कर सकते हैं इक्वेशन में माइनस करेंगे, माइनस करके तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हमारा ये अलग करेक्ट आंसर हो गया। ली चार्टिलियस प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। अब साल भर मतलब बड़ा एग्जाम है, बड़े मज़ेदार एग्जाम होता है, इसलिए इसको करना है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, R क्या होता है? 2 ऑप्शन दिए होंगे, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब देख लो कौन सा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर पर ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ द गैस। ये इसकी हिंदी ना देखना क्योंकि वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया। ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत है, ये गलत है, ये है। तो हिंदी इसमें नहीं लिखे, मॉलिक्यूलर मास पर निर्भर करता है रूट में, वर्गमूल के। ध्यान रहे, इतना बता दिया आपको, इतने समझदार हो, है ना, रास्ता बता दो तो पहुंच जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत कौन सा है? हाफ लाइफ ऑफ गैसेस रिएक्शन A to B, हाफ लाइफ, ये सही है। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलरिटी डिटर्मिनेशन हो जाती है सिंपल।
ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ये जानते हो क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 3d6 है, डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है इसलिए पेयरिंग होगी। Fe में 6 है, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो 6 पेयर हो जाएंगे तो पूरे 3 हो जाएंगे। Fe जानते हो क्या? 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इसमें क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे और छठा एंटी क्लॉकवाइज। जब ये आएगा तो ये यहाँ पेयर कर जाएगा, यहाँ पेयर हो जाएगा, देयर इज नो अनपेयर्ड, तो डायमैग्नेटिक। ठीक, नेक्स्ट, मेटल डिकम्पोज वाटर विद लिबरेशन ऑफ मेटल, डिकम्पोज हाइड्रोजन गैस निकलती है, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये तो रॉन्ग है। बेसिक कैरेक्टर लिथियम टू पोटेशियम, ये सही है, डिक्रीजेस, यहाँ इंक्रीजेस होना चाहिए, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है। फास्फोरस क्लोरीन के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक है 100%। अभी आपको बता दें, अभी बता भी चुके हैं थोड़ा, है ना, फिर भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड बेटा होता है P4, एक O6 है, एक P4 और O10 होता है। क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O है, Cl2O3 है, O3 है, Cl2O5 है, Cl2O7, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक, तो अभी जस्ट अभी रिसेंटली भी बता चुके हैं, इससे पहले भी। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेटर का है, इंडिकेटर का थोड़ा सा पढ़ना भी है। कह रहा फिनोल्फिन, फिनोल्फिन जानते हो क्या, वीक एसिड होता है। मेथाइल ऑरेंज, दो कॉमन इसके इंडिकेटर हैं, मेथाइल ऑरेंज भी होता है, फिनोल्फिन होता है। तो फिनोल्फिन ये टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ये दोनों, जैसे मान लीजिए फिनोल्फिन है इन HCl एंड NaOH, ठीक है, ये हमारा HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। मेथाइल ऑरेंज तो बेसिक नेचर है। ठीक है, तो कह रहा है कि टाइट्रेशन में फिनोल्फिन वार्न ऑक्जेलिक एसिड नहीं, नो एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं, ऑक्जेलिक एसिड तो केमनोफोर यूज करना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है इसको, ठीक, रीडिंग कर लेना ए वाले में। नेक्स्ट, अब क्या है, टार्टरिक एसिड डेक्स्ट्रोरेटरी, ये कह रहे हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, होता ही है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एसिमेट्रिक कार्बन, सही है, दोनों सही हैं। टार्टरिक एसिड ये क्या है, इसमें रीज़न है, ठीक है, दोनों ही सही हैं, डी ऑप्शन होगा। ठीक, डी इसका देख लेना, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फिनॉल इज न्यूट्रल while ethyl alcohol is acidic, गलत है। बेंजीन रिंग विड्रॉ इलेक्ट्रॉन एंड फैसिलिट रिमूवल ऑफ रिमूवल, फिनॉल न्यूट्रल है, ये गलत है। कौन से इसमें बताना है, फिनॉल इज न्यूट्रल, पहला गलत है। ठीक है, और दूसरा भी क्वेश्चन को सही होना चाहिए, बेंजीन रिंग विड्रॉ इलेक्ट्रॉन एंड फैसिलिट रिमूवल नहीं, एक्चुअली में अगर फिनॉल से है बेंजीन रिंग तो गलत है, दोनों ही गलत हैं क्योंकि इसमें सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या है यहाँ पे दोनों ही, इसमें एक्चुअली में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो बेटा इसमें दोनों ही, फिनॉल एसिडिक होता है, बेंजीन थोड़ा ना फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए NO2 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और आपका एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ईस्टर होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये दोनों ही, ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, नेक्स्ट टाइम देखिए, PVC पॉलीमर है, ये ध्यान रहे, सभी जानते हैं PVC क्या है, पॉलीमर है। ठीक, नेक्स्ट, हाँ देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी थोड़ा देख रहे हो कि इसमें कुछ झालर टाइप की लटक रही है, गड़बड़ है। प्राइमरी CH2H होना चाहिए, प्राइमरी ये सेकेंडरी कह रहा है, प्राइमरी ये लेकिन अनसैचुरेशन है।
टर्सरी ये है, ठीक है, ये टर्सरी सी, ये देखा जाए तो करेक्ट है आपका जो है सी करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ये टर्सरी अल्कोहल है। ये कह रहा है कौन सा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के प्रति सही है। ये क्वेश्चन भी गलत है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको क्या लिखेंगे, RCH2OH बेटा 1 डिग्री अल्कोहल होता है प्राइमरी। और आप नोट कर ले, मतलब ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, पेपर बनाने वाले IIT तक में पेपर थोड़ा मतलब गलत हो जाता है। RROH ये टर्सरी अल्कोहल, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ओके, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ H होना चाहिए। एल्डिहाइड तो जानते हो, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, CHO होता है, RCHO एल्डिहाइड है, ठीक है। इनकरेक्ट कह रहा है, कीटोन में ये होता है, ये RCO कीटोन, ये सही है, ठीक है। ये कह रहा मोनोसैकेराइड, ये गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए क्या, डाईसैकेराइड होता है, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक।